हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं साइंस को। स्पेशली साइंस में यदि बात करें तो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे महत्वपूर्ण नियम को। जितने भी नियम हैं, चाहे वो न्यूटन के नियम हो, चाहे आर्किमिडीज का सिद्धांत हो, तो जो भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम लोग यहाँ पर सारे ही नियम को कवर करने का ट्राई करेंगे। सो स्टूडेंट, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ऐड हो जाइएगा। व्हाट्सएप का नंबर जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है। ठीक है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही आपकी ऐप पर टेस्ट सीरीज़ आ चुकी है साइंस की 150 नंबर का। जैसे कि आप सभी को पता है, न्यू पैटर्न आया है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहेगी 120 नंबर का। पहले 60 नंबर का आता था, 120 नंबर का साइंस आपसे पूछा जाएगा। और 30 नंबर में जनरल, जस्ट लाइक मैथ्स, रीजनिंग, जीके, एप्टी और ये सारी चीज़ें रहेगी। ठीक है, तो 150 नंबर का पूरा टेस्ट पेपर आपका रेडी है। सारी चीज़ें उसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी। एनसीईआरटी समरी रहेगा, 10 टेस्ट रहेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन नोट्स रहेंगे, न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ठीक है, तो इसका डेमो पीडीएफ भी मैंने आपको उधर ऐप पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आती है ज़रूर से व्हाट्सएप कर लीजिएगा या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, न्यूटन के गति के नियम से। ठीक है, 3 नियमों के बारे में हम लोग यहाँ पर 1 to 1 बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम नियम की। ठीक है, तो कोई भी वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था में रहती है जब तक कि कोई भी बाह्य बल उसके ऊपर आरोपित नहीं किया जाए। है ना, कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में पड़ी है ना, तो वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। या फिर एक आसान शब्दों में देख लो, जो वस्तु विराम अवस्था में, वो विराम अवस्था में ही रहेगी। जो गतिशील है वो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी बाहरी बल नहीं लगाया गया। जैसे कोई चीज़ यहाँ पर, बॉक्स यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो अपनी विराम अवस्था में, अगर मैंने उसको उठाया, दैट मीन्स कि वो क्या हो गया, गतिशील हो गया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, प्रथम नियम कहलाता है न्यूटन का। ठीक है, अब द्वितीय नियम की बात कर लेते हैं। अच्छा, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अभी मैं इसके एग्जाम्पल्स भी आपको करवा दूंगी। सेकेंड नियम की बात कर लेते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है एवं परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल को आरोपित किया गया। इसने क्या बोला, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है ना। जैसे कि कोई भी वस्तु यहाँ पर रखी हुई थी, तो जिस दिशा में संवेग होगा उसी के क्या होगा, ये आरोपित बल के समानुपाती होगी। परिवर्तन उसी दिशा में होगा जिस दिशा में बल आरोपित किया गया। मान लो मैंने इस दिशा में बल आरोपित किया है, तो परिवर्तन भी क्या होगा, उसी दिशा में होगा। ऐसा तो नहीं कि रिवर्स में हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायग्राम अगर नोट डाउन कर रहे हो तो डायग्राम ज़रूर से बनाते हुए चलना। बस ये वाला डायग्राम बना देना कि अगर इस वस्तु के संवेग में, ये कोई वस्तु है, अगर इसके संवेग में परिवर्तन की जो दर है, उस पर जितना बल आरोपित किया गया है उसी के समानुपाती होगी, उसी के प्रोपोर्शनल में होगी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पर परिवर्तन, जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है, वो जैसे जैसे हम लोग माने कि यहाँ पर बल बढ़ता जा रहा है, मतलब फोर्स जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, तो डेफिनेटली उस वस्तु में भी यहाँ पर क्या होता जा रहा होगा, परिवर्तन होता जा रहा होगा। अगर हम लोग बात करें तो फोर्स जो है, बल जो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है संवेग में परिवर्तन की दर के। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। माना कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु, एम द्रव्यमान की, मान लो ये वस्तु है, एम द्रव्यमान की कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में, इसका प्रारंभिक वेग हमने मान लिया u, प्रारंभिक वेग u, तथा एक त्वरण हमने मान लिया, एक्सेलरेशन यहाँ पर मान लिया, ए से गति करते हुए टी समय में यहाँ पर पहुँच जाती है। मतलब ये वाली वस्तु यहाँ पर पहुँच रही है। ठीक है, समय कितना लिया, टी, त्वरण इसमें कितना आया, ए, है ना, प्रारंभिक वेग कितना था, u, और अंतिम वेग कितना हुआ, v। अब संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है, सबसे पहले तो इसका हमने मान लिया कि ये इसका मास है, m द्रव्यमान है ना, माना कि m द्रव्यमान, तो इसका मास कितना था, वस्तु का मास तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है, mv माइनस mu, डिफरेंस तो ऐसे ही निकलेगा, परिवर्तन मतलब डिफरेंस ही निकालना है, किसके संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है, तो mv माइनस mu का यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। प्रारंभिक संवेग कितना था, mu था, बाद में कितना हो गया, वो अंतिम कितना हो गया, mv हो गया। तो गति के नियम से बल, यानी कि फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा mv माइनस mu के। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी इक्वेशन बनती है। तो अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से गति का, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है, और आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ हो, एम वी माइनस एम यू करके, या फिर एम को कॉमन लेके वी माइनस यू कर दे, तो ये गति के
न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण होगा। ठीक है, अब द्वितीय नियम की बात कर लेते हैं। प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर में प्रतिक्रिया होती है एवं भिन्न भिन्न वस्तुओं पर क्रिया करती है। यदि वे एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर और विपरीत यहाँ पर प्रतिक्रिया होती है एवं भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ये कार्य करता है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। ठीक है, ये क्या बोलने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, ये सामान्य अनुभव की बात है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली जो है आगे की तरफ जाती है और बंदूक को जो है पीछे की तरफ झटका लगता है, क्योंकि गोली के आगे की तरफ ले जाने में जो बल हमने लगाया, जो क्रिया यहाँ पर हुई, उसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बंदूक पर पीछे की ओर बल लगेगा। एक तो गोली आगे की तरफ गई और उसी के विपरीत प्रतिक्रिया होने में पीछे की तरफ क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होगी, यहाँ पर प्रतिक्रिया होगी। एक एग्जाम्पल और देख लो। तैरते समय मनुष्य जो है पानी को पीछे की ओर धकेलता है, ताकि उसको क्या होगी, पानी को पीछे की ओर धकेलने से क्रिया होगी और उसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उस मनुष्य को आगे की ओर धक्का लगेगा। तो उस क्रिया के विपरीत यहाँ पर क्या हो गई, प्रतिक्रिया हो गई। ठीक है, तो यही क्या है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। ठीक है, तो अच्छा, न्यूटन की गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो गई। दूसरे में संवेग के परिवर्तन की बात करी थी, इसको संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। और प्रथम नियम को, क्योंकि जो विराम अवस्था में वो विराम ही रहेगा और जो गतिशील है वो गतिशील ही रहेगा, तो इसको यहाँ पर हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 नियमों की बात हो गई। ओके, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। एक दिन हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट करेंगे तो और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अभी बस तीनों नियमों की जानकारी आपको रखनी है। आगे हम लोग बात करते हैं संवेग संरक्षण के नियम की, है ना। यही होता है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम की बात होगी। अब संवेग संरक्षण की बात कर लेते हैं। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है एवं कोई भी बाह्य बल नहीं लगता है तो उसका कुल संवेग सर्वदा संरक्षित रहता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं रॉकेट की उड़ान का, है ना। दो या दो से अधिक वस्तुएं एक साथ परस्पर क्रिया करती है और कोई भी उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका संवेग सर्वदा संरक्षित रहेगा। आप इसे देख सकते हैं, एग्जाम्पल बिल्कुल रियल वाला, उड़ान के पहले। ठीक है, अब उड़ान के समय में क्या होगा, रॉकेट का संवेग इधर की कार्य कर रहा है और ईंधन का जो संवेग है अपोजिट डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसका संवेग सर्वदा संरक्षित रहेगा और एग्जाम्पल हमने किसका लिया है, रॉकेट की उड़ान का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की। तो किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल का परिणाम पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बोलता है, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में कार्य करने वाला बल, दो पिंड जिनका मास m1 m2 हमने मान लिया डिफरेंट डिफरेंट है ना। अब उनके बीच में जो बल का परिणाम होगा, मान लो इस m1 से कौन सा फोर्स लग रहा है, F12 लग रहा है, और m2 से कौन सा फोर्स लग रहा है, F21 लग रहा है। ठीक है, तो अब इनका जो परिणाम है, इनका जो रिजल्ट है, पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल, इनका जो द्रव्यमान का जो गुणनफल है m1 m2, राइट, इसके समानुपाती होगा। और उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है, ये मान रखी हमने r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब डिवाइड में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको फॉर्मूला वाइज देखना चाहें तो ऐसे देख लो, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और हमने बोला था दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम यहाँ पर एक स्थिरांक ले लेंगे, है ना, क्योंकि कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, ग्रेविटी का या ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो बल की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का बल क्या बोलता है कि जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, जो हमने देखा कि दो पिंड थे जो उनके डिफरेंट डिफरेंट मास थे, उनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसने ये सारी चीजें यहाँ पर बता दी, है ना। आर क्या है, द्रव्यमान के केंद्रों के बीच की दूरी है, m1 पहले वस्तु का द्रव्यमान है, m2 दूसरे ऑब्जेक्ट जो है उसका द्रव्यमान है, और g जो है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, एक बार और डायग्राम से देखना चाहे तो देख लीजिए कि इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है। अब ये देखो, दिशा क्या है, एक ही समान है ना, इस तरीके से, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या बोलता है, संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ क्या होता है, बराबर होता है। संतुलन की अवस्था में द्रव का जो दबाव है ना, आप जैसे लिफ्ट वगैरह का देख लें, या एक एग्जांपल अभी हम लोग देख लेंगे, तो द्रव का दबाव चारों दिशा में क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। अब ये जो रिसर्च हुई थी या फिर ये जो पता चला पास्कल का नियम, ये आया कैसे, तो आप इसको इस एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं।
कि एक 10 मीटर लंबा पोल है ना, एक पानी जो है, पानी का आप समुद्र मान लो, एक 10 मीटर लंबा पोल पानी से भरे एक बैरल में, पानी से भरे, ये मान लो ये पानी से भरा हुआ बैरल है, इसमें एक 10 मीटर लंबा पोल यहाँ पर डाला गया। जैसे ही पानी को जैसे ही पानी को ऊर्ध्वाधर ट्यूब में डाला गया, पास्कल ने पाया कि पानी के दबाव के कारण बैरल फट गया है ना, पानी का इतना प्रेशर आया कि है ना वो बैरल जो है पूरी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, फट गया। तो इसी से इन्हें पता चला कि यहाँ पर जो है, जो वो इफेक्ट पड़ता है वो सारी दिशा में इक्वल यहाँ पर पड़ता है। तो इसी के कारण इन्होंने नियम दिया कि संतुलन में द्रव का दबाव चारों दिशा में क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है, बिल्कुल यहाँ पर इक्वल होता है। तो इसी से जो आपसे पूछा जाता है कि द्रव चालित लिफ्ट जो है किस नियम पर कार्य करती है, तो द्रव चालित लिफ्ट जो है पास्कल के नियम पर यहाँ पर कार्य करती है। ठीक है, तो द्रव चालित लिफ्ट का भी देख लो, वह लिफ्ट जो पास्कल के नियम का उपयोग करती है और द्रव की सहायता से वस्तुओं को उठाने के लिए उपयोग की जाती है। मतलब पानी के प्रेशर से हम लोग किसी भी वस्तु को यहाँ पर उठा सकते हैं। तो वो कौन से नियम पर कार्य करिए, पास्कल के नियम पर कार्य करिए। अब आप इसको देख लो, एक कार को उठाना है जस्ट पानी के प्रेशर से, पानी के दबाव से। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये पिस्टन है, मतलब एक तरीके से आप इसको मान लो कि हम लोग चारों साइड से इक्वल प्रेशर इसके ऊपर लगा रहे हैं। तो जस्ट इस प्रेशर की वजह से हम लोग कितनी भी भारी वस्तु को यहाँ पर उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कि जो दबाव है वो चारों ही दिशा में क्या करता है, इक्वली कार्य करता है। तो ये नियम किसने बताया है, पास्कल ने बताया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हुक के नियम की। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। प्रत्यास्थता आप खिंचाव इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हुक ने क्या बताया था कि जो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल जो होता है, स्ट्रेस जो होता है, जैसे आप किसी रबड़ को खींच रहे हैं या किसी स्प्रिंग को खींच रहे हैं, तो उसके अंदर जो स्ट्रेन, उसके अंदर जो विकृति आती है, उसका जो रूप परिवर्तित होता है, उसके क्या हो जाएगा, ये समानुपाती हो जाएगा। अभी इसको डायग्राम से भी समझेंगे, बट इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो प्रतिबल जो है, स्ट्रेस जो है, समानुपाती होता है स्ट्रेन के। जितना ज़्यादा आप उसको खींचोगे उतना ज़्यादा उसके रूप में परिवर्तन आएगा। अब कैसे आएगा, इधर देखो, यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम देख लो, फिर इसका फॉर्मूला देख लेंगे। जैसे ये स्प्रिंग थी, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका एक्चुअल साइज, अभी सिर्फ इसको देखो, जहाँ पर मैंने रेड मार्क किया है, अभी इसमें कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इसको देखो। अब मैंने इसको यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा एक बोल सकते हैं थोड़ा हैवी लोड यहाँ पर लगा दिया है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें इतना खिंचाव हो गया। अभी पहले इतनी थी तो ये इतना खिंचाव हो गया, तो मैंने इसको मान लिया एक्स, मतलब एक्स खिंचाव यहाँ पर हुआ है। फिर मैंने वापस से और हैवी लोड लगाया, या फिर इस वजह से क्या हुआ है, और ज़्यादा खिंचाव हो गया, तो इसका एक्स का डबल 2x खिंचाव यहाँ पर हो गया। तो ये क्या होगा, उसी के समानुपाती होगा। जितना ज़्यादा स्ट्रेस आप लगाएंगे, जितना ज़्यादा लोड आप लगाएंगे, या जितना ज़्यादा आप इसको खींचेंगे, उतना ही ज़्यादा इसके शेप में स्ट्रेन विकृत यहाँ पर होगा। जितना ज़्यादा इसके शेप में यहाँ पर परिवर्तन आएगा। पहले कम लोड लगाया तो एक्स परिवर्तन हुआ, फिर ज़्यादा लगाया तो उतनी ही ज़्यादा में परिवर्तन हुआ। मतलब जितना ज़्यादा आप यहाँ पर स्ट्रेस, इसको खिंचाव करेंगे, उतना ज़्यादा उसके शेप में परिवर्तन आएगा, उतना ज़्यादा उसमें विकृति होगी, दैट मीन्स स्ट्रेन होगा। ठीक है, तो प्रतिबल, पहले प्रतिबल की भी बात कर लो। प्रतिबल प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगाया गया बल प्रतिबल कहलाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में आपने कितना बल लगाया, ठीक है, तो इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय ए। एफ मतलब कितना फोर्स लगाया, कितने इकाई क्षेत्रफल में लगाया। मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया 5 इकाई क्षेत्र में, है ना, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 इतना एरिया मैंने यहाँ पर कवर कर लिया कितने क्षेत्रफल में। ठीक है, तो उसकी यूनिट भी आपकी बन जाएगी एफ फोर्स की न्यूटन, और एरिया की कितनी होती है, मीटर स्क्वायर होती है। आप क्षेत्रफल निकालते तो मीटर स्क्वायर में ही निकालते हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये होता है आपका प्रतिबल। और हुक ने क्या बोला है कि प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए आगे ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एक एक क्वेश्चन भी देकर जा सकती है ना। तो आपसे पूछ लिया है कि इसमें फोर्स इतना है, क्षेत्रफल इतना है, तो मुझे इसका प्रतिबल निकाल कर बताइए, स्ट्रेस निकाल कर बताइए। तो फिर ये आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा और इसका आंसर आपको करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, कितना इसमें विकृति हुई, क्योंकि हमने यहाँ पर लोड बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इतना विकृति यहाँ पर हो गई, तो ये इसके समानुपाती होती है। आगे बात करते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत की। किसी द्रव में डूबे किसी ठोस पर लगा ऊपरी मुख बल ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आई थिंक ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद भी होगी, स्कूल टाइम में पढ़ी है हमने। किसी द्रव में डूबे गए किसी ठोस, ये नॉर्मल एक द्रव है, इसमें हमने किसी ठोस पदार्थ को डुबाया, है ना, तो ऊपरी मुख, उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो क्या लग रहा है, ठोस के द्वारा। इसने जितने पानी को यहाँ से हटाया, क्योंकि इस जगह अगर ये है तो डेफिनेटली इस जगह जो पानी होगा उसको हटाया,
है ना। तो उस ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा कौन, ऊपरी मुख बल। और यही क्या है, आर्किमिडीज ने प्रूफ किया है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अब ये चीज़ें बहुत काम की है। तैरती हुई चीज़ जो है इसके लिए काम करेगी, मतलब इस एग्जाम्पल को आप तैरती हुई चीज़ से समझ सकते हैं, क्योंकि उस पर नीचे की ओर लगने वाला बल यानी कि उसका वजन, जैसे कि ये समुद्र में जहाज है, ठीक है। तो अब इसका जो बल है समुद्र में, आप सोचते होंगे ना कितने बड़े बड़े जहाज कैसे तैर लेते हैं इतने हैवी होने के बाद, है ना। जबकि हम लोग लोहे की कील देखते हैं तो वो तो डूब जाती है, फिर जहाज कैसे नहीं डूब पा रहा है, तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। क्योंकि उस पर नीचे की ओर लगने वाला बल, देखो अब इस जहाज का भार नीचे की साइड लग रहा है यानी कि उसका वजन, तथा ऊपर की ओर लगने वाला बल जिसको हम लोग उत्प्लावन बल बोलते हैं या फिर अपथ्रस्ट बोलते हैं, है ना। जल द्वारा विस्थापित जो बल होता है उत्प्लावन बल के बराबर होता है। जितना प्रेशर नीचे लग रहा है उतना ही वापस क्या लग रहा है, ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लग रहा है। अर्थात तैरती हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। देखो इसीलिए इनका शेप आगे से या इस तरीके से जो शिप वगैरह होते हैं उनका इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ना, ताकि आसानी से ऊपर तैर पाए। तो जितना इन्होंने यहाँ पर नीचे इस शिप के द्वारा जितना नीचे की साइड फोर्स लगा, है ना, जितना इसका वजन था, उसी की वजह से ये उत्प्लावन बल की वजह से क्या हो रहा है, वापस ऊपर की ओर उठ पा रहा है। तो यही है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। आगे बात कर लेते हैं बॉयल के नियम की। तो किसी निश्चित तापक्रम पर किसी गैस की दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब कुछ केसेस से संबंधित 3 नियम हम लोग पढ़ेंगे। बॉयल ने क्या बोला है, किसी निश्चित तापक्रम पर किसी गैस की दी गई मात्रा का आयतन, गैस की मात्रा का जो आयतन है उसके दाब के, उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। बॉयल के नियम के रूप में जाने जाने वाला एक गैस का नियम यह दावा करता है कि एक निश्चित तापक्रम और दिए गए द्रव्यमान पर गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या चीज़ इसमें बोली गई, एक निश्चित तापमान, तापमान फिक्स है और दिया गया द्रव्यमान, जो द्रव्यमान है वो भी फिक्स है, उस पर गैस का दाब जो है, गैस का दाब यानी उसका जो प्रेशर है, उसका जो आयतन है, उसका जो वॉल्यूम है, उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा प्रेशर इंक्रीज होगा, और इसका जस्ट रिवर्स यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप एक और लैंग्वेज में समझना चाहें तो दूसरे शब्दों में, जब तक गैस का तापमान और आयतन स्थिर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो फिक्स है, तब तक गैस का दाब और आयतन, गैस का दाब और आयतन जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, है ना, या ऐसे आप इसको मेंशन कर सकते हैं 1/V करके। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा वो थोड़ा एक डिफरेंट लेवल का था, है ना। इस तरीके का था ये कि कौन सा ग्राफ यहाँ पर सही होगा इस नियम के लिए, बॉयल के नियम के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आप देख सकते हैं, जहाँ के एक आनुपातिक स्थिरांक है जो कि क्या होगा, NRT के बराबर होगा। आपने देखा होगा ना, P इज इक्वल टू NRT/V। तो हमने इस प्रोपोर्शनल को एक कांस्टेंट माना है ना, K, P को हमने जो एक कांस्टेंट माना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए, K/V एक कांस्टेंट मान लिया, और K की वैल्यू किसके इक्वल होगी, NRT के इक्वल होगी, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे जैसे यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया है V, वॉल्यूम V का और प्रेशर P का, तो P जो है V के हमेशा क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब ये दोनों चीज़ें रिवर्स में चलेगी। तो जैसे जैसे आप देखेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ मेंशन की गई है। और जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि ये 200 हो रहा है, फिर ये 400 हो रहा है, फिर ये 600 हो रहा है, तो इस तरीके से। तो यही बॉयल के नियम में बोला गया है कि जो दाब है ना, उसके आयतन के क्या होता है, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो अगले नियम की बात करते हैं, एवोगैड्रो नियम की बात करते हैं, जो कि आयतन मात्रा का संबंध है, वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप है। तो सन 1811 में एवोगैड्रो ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत तथा गे लुसेक के संयुक्त आयतन सिद्धांत से एक संयुक्त निष्कर्ष निकालकर एक नियम दिया, जिसको एवोगैड्रो नियम के नाम से जाना जाता है। अब ये दो पर आधारित है, एक तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और गे लुसेक के सिद्धांत पर, वो भी गैसेस से कनेक्टेड है ना। तो इन दोनों से मिलाकर एवोगैड्रो का एक नियम बना है। इस आधार पर इन्होंने बताया है कि समान ताप व दाब पर, मतलब ताप समान है, दाब समान है, समान ताप, टेम्परेचर बिल्कुल सेम है और उस पर प्रेशर बिल्कुल सेम है, जैसा पहले है वैसे ही हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई है कि इसके अनुसार समान ताप व दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या
समान होती है। यानी कि स्थिर ताप टेम्परेचर स्थिर, दाब प्रेशर स्थिर, पर गैस का जो आयतन है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, जो गैस का आयतन है उसके अणुओं की संख्या या किस पर निर्भर करेगा, गैस की मात्रा पर निर्भर करेगा। गैस का जो आयतन है उसके अणुओं की संख्या या फिर गैस की मात्रा पर ये निर्भर करता है। गैस की मात्रा को किस में व्यक्त किया जाता है, मोल में व्यक्त किया जाता है ना। तो यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। गैस का आयतन वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा, उसके अणुओं की संख्या या फिर गैस की मात्रा पर निर्भर करेगा। अब मैं इस प्रोपोर्शनल को, समानुपाती को हटाने के लिए, इसको बराबर करने के लिए कांस्टेंट मान लेती हूँ K। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KN हो जाएगा। ठीक है, तो किसी गैस के एक मोल में अणुओं की संख्या, एक मोल में अणुओं की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 10⁻23 होती है, जिसे आवोगैड्रो संख्या या Na के नाम से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो 10⁻23 आप ये ध्यान रखना, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। एवोगैड्रो नंबर के नाम से इसको जाना जाता है। रिप्रेजेंटेशन इसका N और नीचे इसके लेग में A है, चूंकि गैस का आयतन उसके मोल की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एवोगैड्रो का नियम क्या बोलता है, समान ताप और समान दाब पर अणुओं की संख्या जो है या गैस की मात्रा पर उसका आयतन निर्भर करेगा। दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N और V इज इक्वल टू एक कांस्टेंट हमने मान लिया KN। ठीक है, और किसी गैस का एक मोल में अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, जिसको Na से हम लोग प्रदर्शित करते हैं और इसको एवोगैड्रो नंबर यहाँ पर बोला जाता है। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं चार्ल्स के नियम की। यदि दाब नियत है, अब हमने क्या करा, जो दाब है, प्रेशर है, उसको कांस्टेंट करा, तो गैस का आयतन जो है तापक्रम का समानुपाती होता है। गैस का आयतन वॉल्यूम, अब उसका जो तापक्रम है उसी के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब इसमें हमने प्रेशर को, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है ना। अब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाकर हमने इक्वल लगाया और एक कांस्टेंट बना लिया K2, है ना। K2 एक कांस्टेंट हो गया, K2 एक स्थिरांक हो गया। अब ये जो K2 का मान है, अभी हमने देखा कि स्थिर दाब रखना है। अब ये जो K2 की वैल्यू है, गैस की मात्रा, गैस के दाब तथा आयतन की इकाई पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसके लिए, चार्ल्स के नियम के लिए। ओके, क्लियर है। एक बार चाहे तो हम लोग फटाफट से सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी ये हुआ है साइंस वाले, अभी इसमें हम लोग को केमिस्ट्री वाले भी करने हैं, फिजिक्स वाले भी कुछ नियम हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। चलिए, न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम क्या है, जड़त्व का नियम है। क्या बोला है, जो गतिशील है वो गतिशील है और जो विराम है वो विराम अवस्था में रहेगी, ये फर्स्ट नियम था, है ना। सेकंड नियम क्या बोलता है कि संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो किसके समानुपाती होगी, आरोपित बल के, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu, इसके समानुपाती होती है। ठीक है, चलो तृतीय नियम क्या बोलता है, प्रतिक्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। और कुछ दो एग्जाम्पल हमने देखे थे, कौन से दो एग्जाम्पल थे, कि गोली छोड़ने पर पीछे की साइड धक्का लगता है और समुद्र में तैरने वाले मनुष्य को जब वो पीछे की ओर धक्का लगता है तो आगे पीछे की ओर वो धकेलता है ना, पानी को, ताकि उसको आगे की साइड धक्का लगे। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम हमने देखा, एग्जाम्पल किससे, रॉकेट की उड़ान से। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है और कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा होता तो उनका संवेग हमेशा सुरक्षित रहता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम हमने क्या देखा कि गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के और उनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के स्क्वायर के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये है आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, जहाँ पर G एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है, जो डिपेंड करेगा कि ग्रेविटी कितनी है। ठीक है, पास्कल का नियम, संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ होता है। आपने लिफ्ट देखी है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में हमने देखा था, और ये बैरल वाला एग्जाम्पल हमने दिया था। पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक लिफ्ट, द्रव चालित लिफ्ट यहाँ पर कार्य करती है। हुक का नियम जो है इससे संबंधित है कि प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी से का संबंधित है। प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत प्रतिबल जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, विकृति के। स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन के। जैसे जैसे आप उसकी मात्रा बढ़ाएंगे वो भी यहाँ पर उसका जो विकृति है वो भी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है, किसी द्रव में डूबे किसी ठोस पर लगा ऊपरी मुख बल उत्प्लावन बल ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, और समुद्र में चलने वाले जहाज इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं।
बॉयल का नियम किसी निश्चित तापक्रम पर किसी गैस द्वारा दी गई मात्रा का आयतन, है ना। अब इन्होंने क्या बोला है, जो आयतन है उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसके दाब के क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसका डायग्राम भी देख लिया। 200, 400, 600, मतलब जी से जैसे धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा ये इसके अपोजिट होता जाएगा। फिर हमने एवोगेड्रो नंबर के बारे में पढ़ा, 1811 में आया था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और गेल-लुस्से के सिद्धांत पर ये आधारित है। ठीक है, इन्होंने बोला कि स्थिर ताप व दाब पर गैस का जो आयतन है उसके अणुओं की संख्या या गैस की मात्रा पर ये निर्भर करता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V इज इक्वल टू के एन, के जहाँ पर एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स का नियम, अगर दाब नियत है, दाब प्रेशर यदि कांस्टेंट है तो गैस का आयतन तापक्रम के समानुपाती होता है। ठीक है, और ये नियम हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। चलिए, तो ये एक छोटा सा रिवीजन भी यहाँ पर हो गया। एक बार चीज़ें आप ज़रूर से देख लीजिएगा, इसके आगे हम लोग कुछ केमिस्ट्री के नियम भी पढ़ लेंगे। आई होप कि सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। एक बार मुझे आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, इसको आगे और कंटिन्यू करना है तो फिर कुछ थ्योरी हम लोग इसी तरीके से वन लाइनर फॉर्म में या शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो सेशन को ओवर करते हैं। कमेंट ज़रूर से करिएगा, ये आपकी ड्यूटी है कि आप कमेंट करके हमें बताएं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप्स अभी तक ऐड नहीं है, ज़रूर से हो जाइए। और फ्री डेमो ज़रूर से लगा लीजिए, फ्री टेस्ट प्रोवाइड किया गया है साइंस का आप सभी को, एक बार वो टेस्ट आपको ज़रूर से लगा लेना है। ओके, तो सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।